नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इतिहास के दो ऐसे झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसको हम बचपन से पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते चले जाते हैं, जिसकी सच्चाई कुछ और है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम इस चैनल के माध्यम से भारतीय इतिहास के साथ हुई छेड़छाड़ की सच्चाई, हमारे देश के राजाओं को महान न बताकर उन्हें गद्दार बताया गया तथा उन्हें नीचा दिखाया गया तथा हमारे देश की संस्कृति को मजाक बनाया गया तथा भारत माता की गोद में जन्मे ऐसे हजारों वीर वीरांगनाओं जो इतिहास के पन्नों में दबकर रह गए, उनसे रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। तो कृपया आपसे निवेदन है कि यदि आप भी सच्चे भारतीय हैं तो हमारे इस महान कार्य में अपना सहयोग अवश्य दें, ताकि हमारी हिम्मत बनी रहे और हम निरंतर कार्य करते रहें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने मित्रों, अपने संबंधियों और रिश्तेदारों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास की शुरुआत ही झूठ से होती है। अगर हम विचार करें तो क्या वास्तव में भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से ही होती है? इतिहास में दो बातें प्रचार की जाती हैं। पहली यह कि भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। दूसरी यह कि सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ नहीं थे, अर्थात वे आर्य नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह दोनों ही बातें झूठ हैं। भारतीय इतिहास की शुरुआत को सिंधु घाटी की सभ्यता से या फिर बौद्ध काल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कुछ इतिहासकार इसे सिकंदर के भारत आगमन से जोड़कर देखते हैं। बौद्ध काल या सिंधु घाटी सभ्यता के काल को प्राचीन भारत के इतिहास का काल मानना उचित नहीं। दरअसल यह भारत के प्राचीन काल का अंतिम हिस्सा था। यदि हम मेहरगढ़ संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो वह लगभग 7000 से 3300 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व के बीच नहीं हुई थी। यदि हम धार्मिक इतिहास के लाखों वर्ष के प्राचीन भारतीय इतिहास को ना भी माने तो संस्कृत और प्राचीन भाषाओं के इतिहास के तथ्य के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत लगभग 13,000 ईसा पूर्व थी, अर्थात आज से 15,000 वर्ष पूर्व। उक्त 15,000 वर्षों में भारत ने जहां एक और हिमयुग देखा तो वहीं उसने जल प्रलय को भी झेला है। उस दौरान में भारत में इतनी उन्नत, विकसित और सभ्य समाज था जैसे कि आज हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसी कई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र और राजाओं की वंशावली का वर्णन है जिससे भारत के प्राचीन इतिहास की झलक मिलती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता। वर्तमान शोध से पता चलता है कि सिंधु और सरस्वती नदी के बीच जो सभ्यता बसी थी वह दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यता थी। यह वर्तमान में अफगानिस्तान से भारत तक फैली थी। प्राचीन में जितनी विशाल नदी सिंधु थी उससे कई ज़्यादा विशाल नदी सरस्वती थी। शोधानुसार यह सभ्यता लगभग 9000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी और 3000 ईसा पूर्व उसने स्वर्ण युग देखा और लगभग 1800 ईसा पूर्व आते आते यह लुप्त हो गया। कहा जाता है कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास किसी भयानक प्राकृतिक आपदा के कारण एक ओर जहां सरस्वती नदी लुप्त हो गई, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र के लोगों ने पश्चिम की ओर पलायन कर दिया। पुरातत्ववेत्ता मेसोपोटामिया 5000 से 300 ईसा पूर्व को सबसे प्राचीन बताते हैं, लेकिन अभी सरस्वती सभ्यता पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। इतिहास का अगला झूठ कहता है कि सिकंदर ने पुरुष को हरा दिया था। यह झूठ है या सच, इसकी फिर से खोज की जानी चाहिए। यदि इसमें भ्रम है तो इस भ्रम को ही यथावत इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात दोनों ही तरह की मान्यताओं को उजागर किया जाना चाहिए। चाणक्य का साथी क्या पोरस महान नहीं था? आज लोग कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। आधुनिक इतिहास के पन्ने कहते हैं कि महान सम्राट पोरस को बंधक बनाकर जब सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो पोरस ने कहा, मेरे साथ वही व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सचमुच यह एक अच्छा वाक्य है, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? क्या यह यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बनाने के लिए नहीं लिखा? पहली बात, पुरु का नाम यूनानी इतिहासकारों ने पोरस क्यों लिखा? इतिहास को निष्पक्ष लिखने वाले प्लूटार्क ने लिखा, सिकंदर महान पुरु की 20,000 सेना के सामने ठहर नहीं पाया। आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध के महान सम्राट धनानंद की सेना 3,50,000 की सेना उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी, जिसमें 80,000 घुड़सवार, 80,000 युद्धक रथ एवं 70,000 विध्वंस हाथी सेना थी। उसके क्रूर सैनिक दुश्मन के सैनिकों को मुर्गी तीतर के जैसा काट देते हैं। क्या सिकंदर या अलेक्जेंडर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है कि पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है।
मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखती है। सिकंदर के हमले की कहानी बुनने में पश्चिम देशों को ग्रीक भाषा और संस्कृत से मदद मिली, जो ये कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिम अभियानों में पहला था जो पूरब के बर्बर समाज और सभ्य और सुसंस्कृति बनाने के लिए किए गए। अब यह कहा होगा कि बर्बर तो वो लोग थे जो आक्रमणकारी थे। अजीब लगता है जबकि भारत में सिकंदर को महान बताया जाता है और उस पर गीत लिखे जाते हैं, उस पर फिल्में भी बनती हैं जिसमें उसे महान बताया जाता है और एक कहावत भी निर्मित हो गई है, जो जीता वही सिकंदर। यदि सचमुच ही भारतीयों ने पश्चिम नहीं भारतीय इतिहासकारों को पढ़ा होता तो वे कहते जो जीता वही पोरस। लेकिन अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी ने अंग्रेज भक्त जो बना दिया है। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण यह विश्व विजय को निकला। यूनान के मकदूनिया का यह राजा सिकंदर कभी महान नहीं रहा। यूनानी योद्धा सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर तड़पा कर मारा था। उसमें उसका एक योद्धा बसूस, अपने धाय का भाई क्लिस्टोस और पार्मेनियन आदि का नाम उल्लेखनीय है। क्या एक क्रूर और हत्यारा व्यक्ति महान कहलाने लायक है? गंधार का राजा आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया। आम्भी ने भारत के साथ गद्दारी की। प्रसिद्ध इतिहासकार एरियन कहते हैं, जब बैक्टीरिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनकी नाक कान कटवा डाली। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ। उसने अंत में उनकी हत्या करवा दी। अपने गुरु अरस्तु के भतीजे कलास्थिनीस को मारने में संकोच नहीं किया। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र क्लिस्टोस को मार डाला था। अपने पिता के मित्र पार्मेनियन, जिसकी गोद में सिकंदर खेला था, उसने उनको भी मरवा दिया। सिकंदर की सेना जहां भी जाती पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता और बच्चों को भालों की नोक पर टांग कर शहर में घुमाया जाता था। ऐसा क्रूर सिकंदर अपने क्या महान सम्राट पोरस के प्रति उदार हो सकता था? यदि पोरस हार जाते तो क्या वे जिंदा बचते और क्या उनका साम्राज्य यूनानियों के साम्राज्य नहीं हो जाता? इतिहास में यह लिखा गया कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। हारे हुए सिकंदर का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए यूनानी लेखकों ने यह सारा झूठा जाल रचा। स्ट्रेबो, स्वानपेग आदि विदेशी विद्वानों ने तो कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख भी किया है कि मेगास्थनीज आदि प्राचीन यूनानी लेखकों के विवरण झूठे हैं। ऐसे विवरणों के कारण ही सिकंदर को महान समझा जाने लगा और पोरस को एक हारा हुआ योद्धा, जबकि सच्चाई उसके ठीक उलट है। सिकंदर को हराने के बाद पोरस ने उसे छोड़ दिया था और बाद में चाणक्य के साथ मिलकर उसने मगध पर आक्रमण किया था। यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचाया। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं, सिकंदर अभिमानी, उद्दंड, अत्यंत क्रूर और हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर के समान समझता था। क्रोध में आकर उसने अपने निकटतम मित्रों और सगे संबंधियों की हत्या की और महान नगरों को उसके निवासियों सहित पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, इस सच्चाई को जानने के बाद आप किसे महान कहना चाहेंगे, सिकंदर को या पोरस को? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।